तो आज का जो सेशन है वो मदर्स हाउ टू हैव अ प्रोडक्टिव डे विद योर किड्स, माँओं के लिए कि घर में बच्चों के साथ जो भी लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में और जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद बच्चों के साथ घर में प्रोडक्टिव टाइम मैक्सिमम किस तरह से गुजारना है, तो उसके हवाले से ये मुख्तसर सी वीडियो है। और इस पे पहले मेरा ख़्याल में जो मैंने इसको डिज़ाइन किया अपने कंटेंट्स को वीडियो में, कि पहले 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो समझ में आ जाएं, अगर वो उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो प्रोडक्टिव डे या प्रोडक्टिविटी के साथ दिन को गुजारना बड़ा आसान हो जाता है। अगर वो 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कॉन्सेप्चुअली बच्चों की तरबियत के हवाले से। पहला चीज़ तो ये ज़हन में रख लीजिए कि प्रोडक्टिविटी को डिफ़ाइन कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? तो हमारे यहाँ अक्सर माओं में या अक्सर लोगों में ये चीज़ रुझान होता है कि प्रोडक्टिविटी से मुराद वो कोई ख़ास काम लेते हैं जिसके ख़ास नतीजे के मुंतज़र होते हैं कि वो जब तक रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा उस ख़ास काम का, तो उसको प्रोडक्टिविटी में काउंट नहीं करते। तो ये तब होता है जब आप कोई 1-2 टारगेट एक डिफ़ाइन कर लें कि ये आज के मेरे दिन के स्केजूल के पूरे दिन में मैंने ये 2 काम सरअंजाम देने हैं, और अगर ये 2 काम सरअंजाम हो जाएं और उनके रिज़ल्ट अच्छे आ जाएं, या वो काम निपटाने हैं जिस तरह भी है, अगर वो 2 गोल्स जो डिफ़ाइन आपने किए हैं अगर वो काम हो जाएं तो हम उसको प्रोडक्टिव दिन कंसिडर करते हैं। उन 2 जो डिफ़ाइंड प्रोजेक्ट्स हैं, डिफ़ाइंड गोल हैं, या वो कह लीजिए काम है जो हमने समझा कि आज मैं इसको हर हालत में ख़त्म करूँगा, ये करूँगी, तो वो जो काम ख़त्म हो जाते हैं तो हम इसको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके चलते हैं। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि प्रोडक्टिव डे में सिर्फ वो काम जो आपने कॉन्शियसली डिफ़ाइन किए हैं और उनको आपने निपटाना है, ख़त्म करना, उस पर अमल करना है, सिर्फ वो प्रोडक्टिविटी में नहीं आते। प्रोडक्टिविटी में आपका दिन के वक्त में खाना खाना, आपके दिन के वक्त में आराम करना, बच्चे हैं ख़ास तौर पे तो वक्त पे नाश्ता करना, वक्त पे सुबह उठना, शाम को वक्त पे सो जाना, वक्त कोई डिफ़ाइन वक्त है दिन का जिसमें आपने होमवर्क करना है, उस डिफ़ाइन वक्त में आपने उस जितना भी होमवर्क मैक्सिमम हो सकता है वो कर लेना। फिर दोपहर के खाने के बाद अगर आप नमाज के बाद 1-2 घंटे सो जाते हैं तो बच्चों को सुला देते हैं, तो बच्चों का सोना भी प्रोडक्टिविटी में काउंट होगा। एक बहुत वसी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे दोस्त जो इस फील्ड में हैं, जो प्रोडक्टिविटी टीच करते हैं, अक्सर मैंने देखा कि उनका एंटायर फोकस होता है डिफ़ाइंड गोल्स के ऊपर, कि वो डिफ़ाइंड गोल्स अचीव कर लिए जाएं उस डेली रूटीन में, तो उसको प्रोडक्शन से कॉन्सेप्ट मिलाते हुए कि प्रोड्यूस हो रहा है कुछ, तो वो रूटीन की जो नॉर्मल लाइफ गुज़र रही है उसको वो प्रोडक्टिविटी में काउंट नहीं करते। तो अब पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि वो चीज़ें जो डिफ़ाइंड नहीं हैं मगर अपने वक्त पे सरअंजाम हो रही हैं वो भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा होंगी। उसमें से कुछ दिन के कुछ औकात में से कुछ डिफ़ाइन करके आप अपने बच्चों को इस वक्त में क्या करवाना है, खाना कितने बजे खिलाना है, या आप कह लीजिए होमवर्क कितने बजे करना है, टीवी कितने बजे देखना है, एक्सरसाइज कितने बजे करनी है, नमाज़ों के औकात हैं, ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी को एज अ होल, एज अ टोटलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट की रोशनी में देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी के डिफरेंट एस्पेक्ट आपके समझ में आएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रख लीजिए कि प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड कर लीजिए। सिर्फ चंद डिफ़ाइंड की हुई एक्टिविटीज़ को कर लेने का नाम प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि पूरे दिन को अच्छे तरीके से गुजारने का नाम प्रोडक्टिविटी है। नंबर 1। नंबर 2 बात आप ये ज़हन में रख लीजिएगा, डिसिप्लिन को डिफ़ाइन कर लीजिए। ये मैंने अपने नोट्स अपने सोच में उसको याद आने के लिए साथ साथ लिख लेता हूँ बोलने से पहले, फिर मैं कभी नज़र झुका के तो उसको देख लेता हूँ। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन से क्या मुराद है? तो डिसिप्लिन से जो आप ये कह लीजिए, जब हम मैनेजमेंट में, लीडरशिप में पढ़ाते हैं तो अक्सर लोग जब बच्चों के हवाले से डिसिप्लिन की बात आती है तो उनका फोकस पाबंदी वक्त पे या स्केड्यूल के साथ कमिटमेंट पे होता है। तो डिसिप्लिन में अगर आप इसको बड़ा डीपली साइकोलॉजिकली जाके ज़रा गौर से देखें
तो मिजाज को दुरुस्त रखने का नाम डिसिप्लिन है। यानी स्केड्यूल को फॉलो करना टाइम के ऊपर और वक्त की पाबंदी करना डिफाइंड एक्टिविटीज़ के ऊपर, ये डिसिप्लिन का हिस्सा है, डिसिप्लिन इटसेल्फ नहीं है। क्योंकि अगर आप स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं और डिफाइंड एक्टिविटीज़ को डिफाइंड टाइमिंग के ऊपर कर रहे हैं, मगर इन सारी एक्टिविटीज़ में बच्चे का मिजाज दुरुस्त नहीं है, तलख़ी है मिजाज में, घर के माहौल में तलख़ी है, तो ये सारी चीज़ें यानी फ़ॉलो करने के बावजूद भी उसकी लाइफ या उसकी जो ज़िंदगी है ये डिसिप्लिन में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट जो डिसिप्लिन से रिलेटेड है वो ये ज़हन में रखिएगा कि डिसिप्लिन से मुराद मिजाज की दुरुस्तगी है, स्केड्यूल की दुरुस्तगी नहीं है। मिजाज दुरुस्त होगा तो स्केड्यूल में रिलैक्सेशन, हार्मनी, पीस, आप ये कह लीजिए सारी क्वालिटीज़ उसमें ऐड हो जाएंगी। तो अगर मिजाज दुरुस्त हो तो दिन वैसे ही खुशगवार हो जाता है। मिजाज की दुरुस्तगी से प्रोडक्टिविटी डेवलप होती है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आप ये ज़हन में रख लीजिए, चूँकि आप मदर्स हैं, ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, जो भी फादर्स हैं, आप ये चीज़ें पहले से जानते हैं, तो इसलिए मैं बड़ा मुख्तसर टच दे के ज़रा इसको गुजर जाऊँगा। मगर जो इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के जैसे डिसिप्लिन का है और उससे पहले मैंने कहा इसका प्रोडक्टिविटी का है, तो ये कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की फाउंडेशनल जो कह लीजिए डिस्कशन है, मैं वो आपके साथ कर रहा हूँ। तफसीलात आप माशाल्लाह समझदार हैं तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। थर्ड चीज़ डिसिप्लिन में के बाद वो है कंपेनियनशिप। हमारे यहाँ कंपेनियनशिप से मुराद बच्चों की तरबियत के हवाले से ये होता है कि बच्चों के साथ फ़िज़िकली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, बच्चों के साथ गुफ्तगू करें, ये इसको कंपेनियनशिप का मतलब है। कंपेनियनशिप में जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जब बच्चे के साथ गुफ्तगू कर रहे हों, बच्चे के साथ साइकोलॉजिकली कनेक्शन का नाम कंपेनियनशिप है। फ़िज़िकली आप बच्चे से बात कर रहे हों, फ़िज़िकली उसके साथ हों, यानी हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमें, बात भी करें, मगर माइंड टू माइंड और हार्ट टू हार्ट अगर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश नहीं होती तो फिर आपकी कंपेनियनशिप नहीं है उसमें। कंपेनियनशिप के लिए ज़रूरी है कि जब आप बच्चे से बात कर रहे हों तो लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें कि वो क्या कह रहा है, और फिर इस लिसनिंग प्रोसेस में जब बच्चा आपसे बात कर रहा हो तो आपके बॉडी गेस्चर्स जो हैं वो मोहब्बत के हों, प्यार के हों, आपकी आंखों में, आपके लहजे में, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में मोहब्बत और ग्रेस, इसकी जो अलामतें हैं वो ज़्यादा झलकनी चाहिए। क्योंकि कंपेनियनशिप का सारा कॉन्सेप्ट मोहब्बत पे बेस करता है, फ़ियर पे नहीं। फ़ियर में कंपेनियनशिप नहीं होती, साइकोलॉजिकली दूर होते हैं आप, तो मोहब्बत की वजह से ये रिश्ता डेवलप होता है। तो कंपेनियनशिप में जब आप बच्चे की बात सुन रहे हों और उस सुनने में जब आप बोलें दरमियान में इंटरप्ट करके बच्चे को, तो उससे सवाल या बात वो करें जिससे आप वजाहत मांग रहे हों, कि जिससे आप ये कहना चाह रहे हो कि बेटी अच्छा आपने ये बात कही तो इसका क्या मतलब, ये कहना चाह रहे हैं आप। अपने लफ्ज़ों में बच्चे की बात को समराइज़ करके या वजाहती सवाल पूछें, यानी वो सवाल जिनसे आप उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चा जब देखेगा कि ये मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप देखें बड़ों को भी जब हम लीडरशिप मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन के कोर्सेज़ पढ़ाते हैं तो उसमें लिसनिंग इज़ द नंबर 1 फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन। कि दफ्तरी मामलात में भी, ऑफिस लाइफ में भी, ज़िंदगी के हर मामले में भी जब आपका बहुत ज़्यादा ध्यान दूसरे की बात सुनने पर होता है तो 50% प्रॉब्लम उधर ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सुनाने वाला ये समझ के कि आप उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, वो 50% से 100% वैसे ही कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ जाता है कि आप उसकी बात सुन के मसला भी हल करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसी तरह बच्चों की बात जब आप ध्यान से सुनेंगे और उस गुफ्तगू में आप बच्चों से जब एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस पूछेंगे प्यार और मोहब्बत के टोन के साथ कि अच्छा बेटे आपने ये बात की तो इसका मुझे ये समझ में आया, तो ये कहना चाह रहे हैं आप, तो बच्चा कहेगा जी हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या वो कहेगा नहीं आपको सही समझ यही मैं ये, यानी बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करके सवाल और जवाब के ज़रिए से बच्चे को अपनी बात अच्छी तरह से कहना सिखाएं और उसके बाद उसकी बात को अच्छी तरह से समझना भी सीखें। आप बच्चों के साथ जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखिएगा कि सारी उम्र गुजारने के बाद जब आपके बच्चे हो गए हैं तो जो चीज़ें आपको अपने जवानी में सीखनी चाहिए थी अब आप बच्चों के साथ गुफ्तगू करके सीख रहे हैं,
यानी गुफ्तगू का फ़न बच्चों के साथ अगर आपको करना आ गया है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो तो बड़ों के साथ फिर आपका कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था डिसिप्लिन का, पहला था प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकंड था डिसिप्लिन क्या है, थर्ड है कंपेनियनशिप क्या है बच्चों के साथ। तो कंपेनियनशिप में फ़ोकस तवज्जो पे है, फोकस लिसनिंग पे है, और एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है कि बच्चा समझे कि हाँ मैं इनसे खुल के अपनी बात कर सकता हूँ, और मामा बाबा जो है मेरी बात जब सुनते हैं समझते हैं तो वो दिल की भड़ास निकाल लेना बच्चों को आराम से बैठ के बात समझना समझाना, और जो बात आप समझाना चाह रहे हैं वो आप बच्चों की बात के समझने के दौरान उनकी लॉजिक को पकड़ के अपने वजाहती सवालों के ज़रिए, प्यार और मोहब्बत के ज़रिए उसकी गुफ्तगू को अनकॉन्शियसली उसी तरफ आप डायरेक्ट कर सकते हैं जिस तरफ आप अपनी बात की तरफ बच्चे को लेके आना चाह रहे हैं। तो वो डिसीजन जो आपका अपना था और आप बच्चे को कह रहे हैं कि उसको ले ले, उसको अडॉप्ट कर ले, उस पर अमल कर ले, वही आपका अपना डिसीजन बच्चे को थिंकिंग प्रोसेस में असिस्ट करते हुए बच्चे को उसी डिसीजन की तरफ लेके इस तरह से आ जाना कि बच्चा आपके डिसीजन को अपनी थॉट प्रोसेस का कंक्लूजन समझे, बच्चा आपके डिसीजन को अपना डिसीजन समझे। तो ये इतना दिलचस्प, आप कभी बच्चों से ये बात करके देखें, इतना दिलचस्प, इतना मज़े का और इतना लविंग और स्वीट प्रोसेस है बच्चे के साथ गुफ्तगू करना। यानी उसकी आप सिर्फ भूल जाएं कि आप क्या मनवाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चे को सुने और सुनने में बच्चे को असिस्ट करें बोलने में। तो आप ये देखिएगा, ये जब स्किल आपके साथ बच्चों के साथ आ जाएगी तो आप देखेंगे कि बहुत सारी, शायद आपको ये बहुत ज़्यादा पहले सीखनी चाहिए थी, और जब ये स्टेमिना आपका डेवलप हो जाएगा बच्चों के साथ तो फिर आप इसको अपनी अदर डेली लाइफ में, ऑफिस लाइफ में, अपने कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जब ये स्किल डेवलप करेंगे आप, यानी बच्चों के साथ आपकी जब मश्क हो जाएगी तो आप देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ग्रो करेगी। चौथा चीज़ है एटीट्यूड। अब आप ये देखिएगा, जब पूरी दिन में आप प्रोडक्टिविटी या हाउ टू यानी हैव अ प्रोडक्टिव डे विद योर किड्स, तो सारे प्रोडक्टिविटी में जब आप एनालिसिस करेंगे अकेले बैठ के तो वो सारी प्रोडक्टिविटी हावी होगी एटीट्यूड से। उसमें लॉजिक कम होगी, उसमें जज्बात और ख़यालात ज़्यादा होंगे, इमोशन ज़्यादा होंगे। पूरे दिन की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इमोशनल स्टेबिलिटी और एटीट्यूड मैनेजमेंट के बहुत सारे आप क्यों कह लीजिए मामलात ज़िंदगी ऐसे होते हैं जिसमें अगर एटीट्यूड ठीक ना हो तो इंसान उन ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को दफ्तर की ज़िंदगी में भी नहीं हल कर सकता, घर की ज़िंदगी में भी नहीं चला सकते। तो जो एटीट्यूड है वो, उसका कॉन्सेप्ट आप जहन में रख लीजिएगा कि एटीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो सोबत से, एनवायरनमेंट से बनता है। वो आप ये कह लीजिए लॉजिक से नहीं बनता। एटीट्यूड घर का जब अकोमोडेटिंग होगा, केयरिंग होगा, अच्छा होगा, यानी वो दरगुज़र करने वाला एटीट्यूड होगा बड़ों का, छोटों की बात को, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे नुक्ताचीनी करना या मामलात को देखना। तो एक बच्चे को जब तक आप एक बड़े आदमी की तरह डील नहीं करेंगे उस वक़्त तक बच्चा ज़हनी तौर पे बच्चा ही रहेगा। तो बच्चे को एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एक मैच्योर आदमी समझ के आपको उसके लेवल पे आना पड़ेगा। बच्चे को अपने लेवल पे लाने की बजाय, उसको अपने लेवल पे खींचने की बजाय, आप अपने लेवल को छोड़ के बच्चे के लेवल पे आके उसको साइकोलॉजिकली बैलेंस और इक्वालिटी दे के जब आप बच्चे से बात करेंगे तो आप ये देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बच्चों की, या पूरे दिन में जो आप दिन को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं। और एटीट्यूड जो है सारे का सारा वो मिजाज और माहौल से बनता है, वो मंतक से या स्केड्यूल से नहीं बनता। तो अगर आपका माहौल और मिजाज दोनों ठंडे हैं, केयरिंग हैं, स्वीट हैं, तो इसकी जो एनर्जी है ये सारी की सारी शिफ्ट होती है आपके डेली रूटीन की जो लॉजिक उसमें सीक्वेंस है, या आपका डेली रूटीन का जो स्केड्यूल है एक्टिविटीज़ का।
तो जब एनर्जी होगी साइकोलॉजिकल तो वो कन्वर्ट होती है फिर एक्शंस के अंदर। उससे फिर बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, आप यानी प्रोडक्टिविटी में से अचीवमेंट ही नहीं देखनी है आपने, प्रोडक्टिविटी के अंदर राहत, सुकून और इत्मीनान है। यानी ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं प्रोडक्टिविटी के। सिर्फ इस काम को कर लेना मगर करने के बाद भी मूड ख़राब ही है अगर, और करने से पहले भी मूड ख़राब हो गया है, तो काम अपनी तकमील के हवाले से ये एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है कि काम सर अंजाम कर दिया, तो प्रोडक्टिविटी तो हो गई आपकी, मगर उस प्रोडक्टिविटी की जो एसेंस है, यानी उसकी आप कह लीजिए सुकून, इत्मीनान और एक राहत और तबीयत में, और आप कह लीजिए कल्ब व नज़र में वसअत पैदा होना, फीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव फीलिंग्स का डेवलप होना, ये सारी चीज़ें फाउंडेशनल रह जाती हैं। तो प्रोडक्टिविटी में जो चीज़ असल में देखनी है वो आपने, वो एटीट्यूड भी है। तो 4 चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, कंपेनियनशिप और एटीट्यूड। ये 4 कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हों तो आपको बच्चों का सम टाइम फ़ारिग बैठना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा लगेगा, क्योंकि उस फ़ारिग वक्त में, जो फ़ारिग इस मुराद से है कि वो आपके किसी डिफ़ाइंड एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं है, तो फुर्सत के लम्हात में भी बच्चा जिन चीज़ों में मगन है, बच्चों के एटीट्यूड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन चीज़ों को भी फोकस में रख के आप बच्चे पे नज़र रख के तो ये देखें कि इस फुर्सत के लम्हात में बच्चे का एटीट्यूड किस डायरेक्शन को जा रहा है। तो अगर डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव है और उसकी प्रोटेक्टेड है डायरेक्शन, तो वो फुर्सत के लम्हात भी बच्चे के पॉजिटिव एक्टिविटी में कंसिडर होते हैं। इसके बाद फिर ये 4 कॉन्सेप्ट आपने देख लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको डेली की रूटीन एक्टिविटीज़ जो सजेस्टेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आप अगर ये डेली की एक्टिविटीज़ रूटीन में आना शुरू हो जाएं तो बच्चे की प्रोडक्टिविटी आप कह लीजिए हैबिट से ही बनती है बेसिकली, मगर जो भी रूटीन की एक्टिविटी है उसमें एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो नंबर 1 तो ये है कि बच्चे के सोने के और उठने के औकात कोशिश करके डिफ़ाइन कर लें कि बच्चा रात को उतने बजे सो जाए और सुबह उतने बजे उठ जाए। अभी चूँकि रमज़ान के दिन भी हैं और फिर लॉकडाउन सिचुएशन भी है, तो जो आपके घर का निज़ाम है आपस में तय करके कि एक उठने का वक्त और एक सोने का वक्त सिर्फ फिज़िकली बॉडी और माइंड की ट्रेनिंग के लिए, कि बच्चे को पता हो कि अब रूटीन में उसने मिसाल के तौर पे अगर 10 बजे सोना है या 9 बजे सोना है डिपेंडिंग ऑन द फैमिलीज़, तो वो बॉडी फिर आदी हो जाएगी और बॉडी ऑटोमेटिकली फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। पहले एक दिन मुश्किल होगा, दूसरे दिन मुश्किल होगा, अगर सोने का उठने का कोई टाइम नहीं है तो फिर इसको हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी कुछ दिनों की जद्दोजहद होती है। उसमें बच्चे को असिस्ट करना इन हैबिट्स को डेवलप करने में, जैसे लाइट्स आप ऑफ़ कर दें, घर में बिल्कुल खामोशी हो जाए, टीवी बंद कर दें, जी सोने का टाइम है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो माइंड जो है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। इसी तरह से साइकोलॉजिकल और ये कह लीजिए हैबिट्स जो डिफ़ाइन होती हैं, ये डेवलप होती हैं, वो इसी तरह ही होती हैं। तो एक तो सुबह उठने का और रात को जल्दी सोने का टाइम डिफ़ाइन कर लीजिए। दूसरा दिन में एक्सरसाइज, अब जो कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, बाहर जाना भी ज़रा मुश्किल है, तो आप एक काम कीजिए, बच्चे को नमाज की आदत ज़रूर डालिएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रूटीन की नमाज में और जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप देखिएगा, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं बड़े भी और बच्चे भी, तो अलामती रुकू करते हैं, सीधी तरह खड़ा नहीं होना। अब रुकू में जाना है तो थोड़ा सा हल्का सा बेंड करते हैं और उसके बाद खड़े होकर फिर दोबारा सजदे में चले जाते हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ने का प्रॉपर तरीका किताबों में देखें तो रुकू खड़ा होता है ना आदमी, तो बिल्कुल नीचे बेंड होता है। वो अगर सही तरीके से नमाज़ पढ़ी जाए तो नमाज इट्सेल्फ एक एक्सरसाइज है। तो बच्चे को ये ट्रेन करना, आप साथ नमाज़ पढ़ें, उसको ये रियलाइज़ करवाना, बताना भी कि नमाज तो है ही है, वो तो पढ़ ही रहे हैं, इससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। मगर नमाज को अगर प्रॉपर रुकू सुजूद में इसका बॉडी पोस्चर के साथ अदा करेंगे तो नमाज बजाते खुद एक्सरसाइज बन जाती है। आप देखें कमर के दर्द जो हैं, टांगों का खिंचाव है, सजदे में जब आप जाते हैं तो सजदा फ़ौरन करके सर लगा के एकदम उठ ना जाएं, सजदे में थोड़ी देर थोड़ा लंबा कर लें सजदा। तो आप देखेंगे थोड़े लंबे सजदों में आपका जो साइकोलॉजिकल सजदा करने का मज़ा और जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो लंबे सजदे करेंगे तो स्ट्रेस लेवल भी आपका नीचे आ जाता है। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं।
तो नमाज को एक्सरसाइज का नेमोल बदल भी समझ लें, और नमाज इटसेल्फ एक जब आदत आपकी बन जाती है तो हर नमाज एक एक्सरसाइज है। 5 दफ़ा दिन में अगर आपको एक्सरसाइज करनी पड़े तो आपका फ़िज़िकल जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो एक तो बच्चों को ये भी आप ज़हन में डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा। दूसरा, होमवर्क करने के औकात डिफ़ाइन कर लीजिए आप। जैसे मॉर्निंग में है तो 1 घंटा आप मॉर्निंग में रख लीजिए। आफ्टरनून में जब बच्चे सो के उठते हैं तो आप आफ्टरनून में 1 घंटा रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैमिलीज़। ये हर फैमिली का अपना अपना एक मिजाज है कि सुबह के औकात में कुछ वक्त मखसूस कर लें और फिर आफ्टरनून के औकात में, या दिन में कोई आफ्टरनून में रख लें या मॉर्निंग में रख लें, डिपेंडिंग ऑन द फैमिलीज़, ताकि एक डिसिप्लिन के साथ काम करने की आदत हो। 2 घंटे पढ़ना चाहते हैं, 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं, दैन दिस इज़ अगेन अप टू द फैमिलीज़ के उनका अपना निज़ाम कैसे वो रखना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर तालीम से हट के, अच्छा हमारे यहाँ तालीम से मुराद ये है कि आप स्कूल का होमवर्क कर लें या स्कूल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर लें तो वो आपकी तालीम में आती है। मेरे नज़दीक तालीम में जब आप तफरीही एक्टिविटीज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे टीवी पे कोई अच्छी फ़िल्म लगी हुई है, बच्चे देख लेंगे। मैं जब अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ तो मैं अच्छी फ़िल्में, एक तो मैं ख़ुद भी देखता रहता हूँ, कोई अच्छी फ़िल्म आती है तो बच्चों के साथ बैठ के मैं देखता हूँ, और फिर उस फ़िल्म के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम बच्चे आपस में। ड्यूरिंग पहले फ़िल्म देख लेंगे, मुख्तलिफ उसके जो सीन होते हैं उसमें बच्चों के हवाले से, बच्चों के लेवल की फ़िल्में, एनिमेटेड फ़िल्म भी आ जाती है हॉलीवुड की, फिर फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ भी काफ़ी आ जाती हैं। तो बच्चों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं हम। अब जैसे आजकल अर्तगल ड्रामा है तो हमारे पास भी है, तो कभी कभी मेरी बच्चियां बैठती हैं साथ में तो वो उसके ड्रामे के रेफरेंस से या कोई अच्छी मूवी देख लेती हैं हॉलीवुड की, तो उसमें मुख्तलिफ डायलॉग्स के हवाले से डिस्कशन हो जाती है, कहानी का सीक्वेंस कैसे होगा। इवन कि मैं ये भी बच्चों को बताता हूँ कि इसका फ़िल्म का डायरेक्टर कौन है, इसकी टोटल ड्यूरेशन क्या है, ताकि फ़िल्म के साथ साथ उनको फ़िल्म देखने का एक फ़न भी आ जाए, उनको ये पता चल जाए कि डायलॉग जब बोले जा रहे हैं तो इस डायलॉग के पीछे इसका मतलब क्या है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे हैं कि वो तफरीह में तालीम का कॉन्सेप्ट है वो, यानी अगर आप फ़िल्म भी देख रहे हैं तो उस फ़िल्म को आप तालीम का हिस्सा बना सकते हैं। तो थ्रू मूवीज़ भी, जैसे बड़े बड़े जैसे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं मेरे, तो उसमें समटाइम्स मैं मूवी क्लिप दिखाता हूँ सर्टन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर इसी तरह के मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स के हैं मूवीज़ के, जब आप उनको बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चे देखते हैं, उनसे डिस्कस करें कि आपने क्या देखा, इस कैरेक्टर में आपने क्या देखा, ये फ़नी कैरेक्टर है, ये सीरियस कैरेक्टर है, ये एक्शन वाला कैरेक्टर है। तो अगर उनको कोई सुपर हीरो पसंद आता है तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या वजह, इसकी कौन कौन सी सलाहियतें हैं जिसकी वजह से ये हीरो आपको पसंद आया। तो बच्चों के साथ जब आप उनकी एंटरटेनमेंट को डिस्कस करेंगे तो साइकोलॉजिकली उस एंटरटेनमेंट में डिस्कशन के ज़रिए आप उनके परसेप्शन को, उनके नॉलेज को, उनकी इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो दे आर बिकमिंग बेटर किड्स, बेटर इन्फॉर्म्ड किड्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ फिर उसी तफरीही जो मूवीज़ हैं या कार्टून्स हैं, यानी जो भी है, उसी तफरीह में आप उनको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनका एटीट्यूड भी डेवलप कर रहे होते हैं कि देखें ये कैरेक्टर है तो उसने इस मुसीबत पर इस एटीट्यूड के ज़रिए काबू पाया। तो बच्चों का एक वो जो कह लीजिए तर्ज़ फ़िक्र, एटीट्यूड जो है, सोचने का अंदाज़, वो समटाइम एंटरटेनमेंट से बहुत ज़्यादा पिक करते हैं, मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को देखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पिक करते हैं। तो तालीम में जो आपके होमवर्क के औकात हैं वो स्कूल के हैं, वो भी तालीम का हिस्सा है, बट उससे हट के जब रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो भी तालीम के हिस्से में कंसिडर होना चाहिए। फिर बहुत समटाइम्स ये होता है कि मैं अपनी बच्चों को जो छोटी सी डायरीज़ ला के देता हूँ कि आप, ये आपकी होमवर्क की डायरी, ये आपकी नोटबुक डायरी है, उसमें कभी वो पेंटिंग कर लेते हैं, अपने कभी को पोइट्री लिख देते हैं, ताकि उनका किताब के साथ रिश्ता जुड़ा रहे और लिखने की आदत डेवलप हो और डेली डायरी का कॉन्सेप्ट उनके जहन में आए। तो बहुत सारे स्केच बुक्स मैं समटाइम्स ले आता हूँ। स्केच बुक में जो स्कूल के होमवर्क में आर्ट्स के उनको होमवर्क मिला होता है, जब वो बनाते हैं या उससे हट के भी कभी उनका दिल करता है पेंटिंग का, तो मुख्तलिफ़ स्केचेस वो नेट से ले लेते हैं या बुक्स हमने रखी हुई घर में, वो लेके, तो समटाइम्स क्या होता है कि मैं उनको माइंड मैपिंग भी सिखाता हूँ कि जो मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली तो शौक़ होता है कलरिंग का ना उनका, कि पेंट करना है, हमने कुछ तस्वीर बनानी है। तो समटाइम मैं
साइकोलॉजिकली उनको थोड़े थोड़े से लेसन माइंड मैपिंग के भी सिखा देता हूँ, ताकि वो उनका जो पैशन है, उनका जो शौक़ और ज़ौक़ है, वो उनकी तालीम में भी उनको असिस्ट करे। तो जब भी कोई तफरीह का कोई ज़रिया मिलता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं तफरीह के ज़रिए को तालीम से लिंक कर दूँ, ताकि वो तफरीह बज़ाते ख़ुद उनके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को इम्प्रूव करने में, नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने में, लाइफ को समझने में, ताकि वो जब क्लासरूम में जाती हैं, किताबों में जो कुछ पढ़ती हैं, बाज़ का समटाइम जो जैसे होमवर्क में आया कि जी गार्डन के ऊपर कुछ लिखें, मज़मून छोटा सा, तो मैं फिर ये नहीं कहता कि आप गार्डन में, फिर उनको गार्डन में ले भी जाता हूँ। अभी तो नहीं खैर, मगर लॉकडाउन से पहले तो समटाइम गार्डन में जाके अगर वो कहते हैं फूलों के ऊपर लिखें, तो मुख्तलिफ़ गार्डन में जाके मुख्तलिफ़ फूल जाके वहाँ पे नोट करते हैं क्या है क्या है, ताकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज ना रहे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज रहे। और उस बहाने से जब गार्डन में जाना होता है तो वो आउटिंग भी हो जाती है। आउटिंग के साथ साथ एक तरह से रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होते हैं बच्चे। वो एक शर्लक होम्स भी कभी कभी बने होते हैं, अच्छा कि इस कॉन्सेप्ट को कहाँ तलाश करें। तो वो सडन होमवर्क की ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी स्कूल की किताबों में तो होती हैं, मगर स्कूल की किताबों को फिर इंटरनेट के साथ लिंक करके उनके स्कूल के कॉन्सेप्ट्स को, किताबों के जो उनके असबाक हैं जो 2-3 सफ़े के हैं, उसमें से मुख्तलिफ़ पॉइंट्स निकाल के तो नेट के ज़रिए उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करके मैं साथ बैठा होता हूँ, अकेले नहीं मैं उनको करता। तो बैठा के आप वो कंपेनियनशिप का कॉन्सेप्ट कि आप रिसर्चर बन जाएं बच्चों के साथ बैठ के, कि अच्छा स्कूल में ये आया, ये इसकी एक्सप्लेनेशन ये है जो किताब में नहीं है मगर बच्चे के ज़हन में सवाल आया है, तो आप बच्चे के सवाल को एंटरटेन करने के लिए अगर किताब में नहीं है तो उनको अपने साथ ले जाएं लोकेशन पे, या नेट पे बैठ के वो चीज़ें सारी देख के बच्चे के साथ बैठ के असिस्ट करके, अच्छा बेटे ये है। तो एक तरह से आप बच्चों को रिसर्च करने का एक साइकोलॉजिकली फ़न सिखा रहे होते हैं, ताकि जब बड़े होकर वो रिसर्च करेंगे तो इन एक्टिविटीज़ से वो ऑलरेडी मानूस होंगे, उनको पता हमने ये काम कैसे करना है। तो आजकल के बच्चों को जब आप ट्रेडिशनली पढ़ाएंगे या उनके साथ प्रोडक्टिव दिन गुजारेंगे ट्रेडिशनली स्पीकिंग, तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। अब जो ज़माना आगे आ रहा है, जब बच्चे आगे मार्केट में आएंगे, जॉब मार्केट में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो आप अंदाज़ा कीजिए उस वक्त जो हालात होंगे या दुनिया होगी वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होगी। तो बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करें, और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चों की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पे मॉनिटर इस तरह से करें कि वो फ्यूचर फोकस्ड हों, वो प्रेजेंट फोकस ना हो या माजी ना हो। यानी स्कूल के ऊपर फोकस रखें कि स्कूल का काम हो जाए तो काफ़ी है, तालीम स्कूल वालों के स्पुर्द मत करें। उनके उनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो एक क्लास के कोर्स के अंदर बंद हैं। तालीम जब तक आप अपने हाथ में नहीं लेंगे बच्चे की, तो स्कूल उसमें एक एलिमेंट है, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं तालीम के वो आपके अपने हाथ में है। मेरी पर्सनल लाइब्रेरी जो जितनी पीछे किताबें आप देख रहे हैं, आलमोस्ट हर किताब मेरी बेटियों ने देखी हुई है। तो मैं जब नई किताबें लेके आता हूँ तो वो देखती भी हैं, मैं किताबों को साफ़ करके कैसे रखता हूँ वो देख रही होती हैं। समटाइम्स मैं जानबूझ के कहता हूँ अच्छा वो किताब है तो वो मेरी अलमारी में पड़ी हो, वो लेके आओ, ताकि उनको किताबों की अलमारी तक जाना, किताब को तलाश करना, फिर उसको निकाल के फिर मेरे पास लाने का तरीका आ जाए। तो जब ये छोटी छोटी हैबिट्स जिसमें किताब के साथ कनेक्टिविटी उनकी मुख्तलिफ़ एंगल से मैं डेवलप करता हूँ। समटाइम मैं कहता हूँ अच्छा बेटा इसमें वो चैप्टर है, तो अब उस चैप्टर में वो फ़लाँ पेज पे है वो कोटेशन है जो मैंने अपनी नोटबुक में नोट की होती है, तो मैं उनसे कहता हूँ बेटे वो निकाल के मुझे दे। तो समटाइम वो भी मुझे, ताकि उनको किताब में से पेज नंबर पे या चैप्टर नंबर की समझ आए, चैप्टर क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है, थिंग्स लाइक दैट। छोटी सी बेटियाँ हैं बट थोड़ी थोड़ी मैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ। एक तरह से वो मुझे असिस्ट कर रही होती हैं और मैं उस असिस्टेंस के बहाने उनको ट्रेन कर रहा होता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, तालीम है, जो प्रोडक्टिविटी है, डिसिप्लिन है, कंपेनियनशिप है, एटीट्यूड मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें घर से आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में सिखा सकते हैं। आप बच्चों को स्किल भी सिखा सकते हैं। उनकी जो नोटबुक होगी उसमें लिखें कि आज आपने किचन में बर्तन धोने की स्किल सीखी है। फिर जब छोटी बेटी है मेरी, वो चाय बना लेती है, 8-9 साल की है, वो जब चाय बनाती है तो पहले उसको ट्रेनिंग दी है, अच्छा पहले पानी है, फिर उसमें पत्ती डालनी है, फिर आपने उसको उबालना है। तो 2-3 दफ़ा खड़े होके तो ख़ुद बनाया,
फिर अब खुद बना लेती है वो चाय, उसने चाय पीनी होती है वो चाय अपनी खुद बना लेती है। तो मुराद है कि छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे आपको असिस्ट कर रहे होते हैं, तो आप बच्चों को ये बताएं कि बेटे ये आपने स्किल सीख ली है, इसको अपनी डायरी में नोट कर लो, ताकि आपको पता हो कि अब आपको कौन कौन सी स्किल आती है और कौन कौन सी सीखनी है। इस तरह घर में झाड़ू पोंछा लगाना, कह लीजिए बिस्तर को साफ़ करना, ये भी एक स्किल है। तकिए को सीधा करके रखना, ये भी एक स्किल है। खाना खाने के बाद बर्तन को किचन में रख के आना, ये भी स्किल है। खाना के लिए खाना किस तरह पानी के लिए आप टू मेक श्योर कि आपकी टेबल पे पानी है या नहीं है। चीज़ें पूरी खाने के वक्त देखना कि टेबल पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, पानी है, सालन है, रोटी है और जो भी चीज़ें। तो ये ऑब्ज़र्वेशन बच्चों को टीच करना, ये भी एक स्किल है। तो बच्चों को जब आप रियलाइज़ करवाएंगे कि आप जो रूटीन में एक्टिविटी करते हैं ये एक स्किल है जो आगे चल के आपको काम आएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी साइकोलॉजिकल असिस्टेंस से आप अपने बच्चों का ना सिर्फ डे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बल्कि उसको वो स्किल्स और वो परसेप्शन भी दे सकते हैं। जब वो आगे चल के मार्केट में आएगा तो उसको कल्चरल शॉक नहीं लगेगा कि वो स्कूल में घर में क्या पढ़ता रहा है और उसके ज़हन में ज़िंदगी क्या थी। मगर जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो ज़िंदगी का असल सामना उसको वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में होगा। तो जब वो उसका सामना प्रैक्टिकल लाइफ से हो तो घर की और स्कूल की ट्रेनिंग से और आपकी वालिदैन की ट्रेनिंग से वो इतना परसेप्शन में इतना वसी हो और इतना मैच्योर हो कि ज़िंदगी में जाए तो आसानी से ज़िंदगी में एडजस्ट हो जाए। ज़िंदगी उसके लिए मसला या प्रॉब्लम ना बने, बल्कि जो प्रॉब्लम्स और मसाइल ज़िंदगी उसके पास लेके आए वो अपने एटीट्यूड और अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए से उन सारे मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता हो। तो ये चंद एक कह लीजिए टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा प्रोडक्टिव दिन गुजार सकते हैं। और इंशाल्लाह बाकी मौज़ूआत के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।